हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। सॉइल चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्योंकि इस 3 पार्ट में सॉइल चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है। आप देख लीजिएगा, उसमें ऑनलाइन आप जाके देख लीजिएगा, आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। तो आज हम इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कि सॉइल से यानी मृदा से और टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल, भारत की मिट्टियों से कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं और किस तरह से बनते हैं। अगर जिन्होंने पहली बार दिया होगा एग्जाम, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पीपीटी और लगाते हैं अपने क्वेश्चन, ठीक है। आज एक्सप्लेनेशन कम होगा क्योंकि मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है, क्योंकि इसीलिए 3 पार्ट लगे थे इसे पढ़ाने में, ठीक है। क्योंकि अच्छे से विस्तार से मैंने इसको पढ़ाया था, क्योंकि आज आपका टेस्ट है और आप देखेंगे कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सारे 20 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए आप एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों पार्ट देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, हमें पीपीटी लगाना है, ठीक है। लगा लेते फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की क्लास, ठीक है। क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है, क्योंकि अब एक्चुअली मैंने बताया था कि ऑफलाइन भी पढ़ाना तो उसकी तैयारी में भी है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम ऑनलाइन पढ़ाएं तो आपको ये ग्रो करानी पड़ेगी चैनल, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं आज का स्टार्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ठीक है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियां, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टियां, ऑप्शन सी लाल मिट्टियां, ऑप्शन डी रेगुलर मिट्टियां, ठीक है। आज एक्सप्लेनेशन कम करवाएंगे क्योंकि मैंने सारा 3 पार्ट में पढ़ाया है। पूरा सॉइल का जो चैप्टर पढ़ाया है 3 पार्ट में मैंने पूरा पढ़ाया है, तब विस्तार से पढ़ाया है, ठीक है। अब आपको आज 20 क्वेश्चन करने हैं, देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है, ठीक है। जल्दी जल्दी से करते जाएंगे। तो भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ठीक है। कौन सी मिट्टियां होंगी वो जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होंगी, बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बताएं आपको बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कैसे बनती है। कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैग्मा होता है वो जब ऊपर आता है धरातल पर, तो वो ठंडा होके बेसाल्ट चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये चट्टान टूटती है, इसका अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, तो फिर किसी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें रेगुलर मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इनका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत, ठीक है, इन मिट्टियों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और ये बताएं, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मैंने बता ही दिया है इसमें, ठीक है। कुछ और ज्यादा बताने का है नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये भी बताया था मैंने। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, विशेष रूप से महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के रीजन में ये पाई जाती हैं। कौन सी, काली मिट्टी, इन्हीं को बोलते हैं रेगुलर मिट्टियां, इन्हीं को बोलते हैं चरनोजम, ठीक है। कई बार आता है, इन्हीं को बोलते हैं क्या, चरनोजम। 1 मिनट, चरनोजम, यहाँ पे 1 मिनट लिख रहे हैं क्योंकि ये 1 मिनट सही से, क्योंकि ये टर्म कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चरनोजम किसे बोलते हैं तो ये बताना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे अपने सेकंड उस पे, ठीक है। क्या है, चरनोजम है, इसको ही बोलते हैं चरनोजम। इसी बोलते हैं रेगुर या रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। रेगड़ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रेगुर तो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, काली मृदा या ब्लैक सॉइल, ठीक है। और आगे भी कुछ क्वेश्चन बने हैं तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी जा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आप बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें कर पाए हैं। अगर आपने 20 में से 18 भी क्वेश्चन कर लिए तो आपने अच्छे से पढ़ा है, 15 क्वेश्चन कर लिए तो आपने ठीक ठाक पढ़ा है, लेकिन उससे नीचे तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, तीनों चैप्टर, तीनों पार्ट डले हुए,
ठीक है, सॉइल का चैप्टर रिवाइज कर लीजिए और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाइए, देखिए आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, सेकंड है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, ये कई बार पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं, रेगुर मृदा किसे बोलते हैं एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का भी अभी इसमें सारे शामिल किए गए हैं क्वेश्चन, पीवाईक्यूज हैं, और यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, ठीक है, आरओ का एग्जाम हो या फिर यूपी ट्रिपल सभी के लिए ये क्लास, ठीक है, सभी के लिए सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि अगर थंबनेल में क्या पढ़ा है वही देखें, ठीक है, ज्योग्राफी सभी के लिए है। ठीक है, तो क्या है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी ऊसर मिट्टी, या ऑप्शन डी मिश्रित लाल या पीली मिट्टी। ठीक है, रेड सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी, कौन सी होगी इसमें? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए दिए ब्लैक सॉइल कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से बनती है, ये सारे हम पढ़ा ही चुके हैं। जल्दी से हम करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। क्या बोलेंगे? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन पहला है कथन और कारण वाला। ठीक है, कथन में दक्षिणी ट्रैम्प की रेगड़ मिट्टियां, एक मिनट, रेगड़ मिट्टियां, यहाँ पे अड़ा आएगा, डानी होगा अड़ा, रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं। कारण है इसमें कि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है, ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही किंतु आर गलत, और ऑप्शन डी है ए गलत किंतु आर सही। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए दक्षिण ट्रैम्प की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं, कारण इसमें बताया कि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या होगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, किंतु आर गलत है, ये गलत होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। तो क्या हो गया? सी, सी इज द राइट आंसर। क्यों है? क्योंकि दक्षिण ट्रैम्प की रेगड़ मिट्टियां किससे होती हैं? लावा से बनी हुई होती हैं। तो जब लावा से बनेगी, लावा किससे बने? इग्निशियस रॉक से बनते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, इरप्शन होता है, उसके कारण बनती है, बेसाल्ट रॉक्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो अगर वहां पे मैग्मा होगा तो मैग्मा में अगर जीवाश्म रहे भी होगी तो भी वहां पे वो जल जाएंगे, नहीं मेल्ट हो जाएंगे, तो इसमें जीवाश्म पाए ही नहीं जाएंगे। ठीक है, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और दक्षिण ट्रैम्प की रेगड़ मिट्टियां काली होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्कन ट्रैम्प की काली मिट्टी, तो दक्कन का पठार बोलते हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैम्प की काली मिट्टी को रेगड़ के नाम से जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये बताइए कपास की खेती के लिए भी प्रयुक्त होती है, बहुत उपजाऊ होती है कपास के लिए। ठीक है, इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम, ठीक है, एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि लिखाएंगे तो टाइम जाएगा, इसलिए ओरली बता दे रहे हैं, क्योंकि हमने सारा कुछ विस्तार से पढ़ा रखा है, वो आप लोग देख लीजिएगा अगर जिसने देखा नहीं होगा। ठीक है, इनमें क्या होता है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ या ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ऑब्वियस है जी कि जो इंडियन सॉइल है, जो भारत की जो मिट्टियां हैं, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, पोटास, ठीक है, एनपीके, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है इंडियन सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। तो आंसर क्या हो गया? सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, अगेन सुन लीजिए, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी कपास की काली मिट्टी, और ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल होता है, मरुस्थलीय डेजर्ट सॉइल। कपास की काली मिट्टी, ठीक है, कॉटन सॉइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल। ठीक है, बताइए कि कृष्ण मिट्टी किसे कहा जाता है? जिसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। आपको ये बता दें, स्वतः कृष्ण माने स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है, जो अपनी जुताई खुद कर लेती है। ठीक है, कौन सी वो मृदा होगी जो अपनी जुताई खुद कर लेगी? तो आंसर क्या हो गया? कपास की काली मिट्टी। अभी बताएंगे क्यों। आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या हो गया इसमें
कि इसे कृषि स्वतः कृषि मिट्टी क्यों कहा जाता है कि काली मिट्टी है ना, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, और यह भीगने का अगर इसमें पानी पड़ जाए तो भीगने पर यह ठोस और चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, पानी पड़ने पर ये ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पे ये संकुचित होती है और इनमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इसमें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो ठीक है, तो देखने में ऐसा लगता है कि खेत की जुताई कर दी गई हो और वो क्या उसमें एयर का आना जाना होने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे खेत की स्वतः जुताई कर दी गई हो। ठीक है, इसे इसलिए बोलते हैं, इसे स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं, मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्या है, मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी कहते हैं। और ये पता ही दिया आपको, मिट्टी का रंग कैसा, गहरा काला होगा, कहीं कहीं हल्का काला है। ठीक है, चेस्टनट की तरह होता है इसका कलर। ठीक है, और इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, अधिकता होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। याद रखना हमेशा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। ठीक है, आंसर हो गया सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। भारत की लेटराइट, लेटराइट है, लेटराइट नहीं, लेटराइट आई की मात्रा है, लेटराइट को लेटराइट बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है वे साधारण लाल रंग की होती है। नंबर 2 है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। नंबर 3 है उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। नंबर 4 है इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। कूट है ऑप्शन ए 1 2 3 है, बी है 2 3 और 4 है, ऑप्शन सी है 1 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। ठीक है, आपको बताना है कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होंगे। वे साधारण लाल रंग की होंगी, बताइए कौन से कथन सही होंगे कि वे साधारण लाल रंग की होंगी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी है, ये बिल्कुल सही है कि वे साधारण लाल रंग की ही होंगी। ठीक है, अब वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होगी क्या। ठीक है, क्योंकि इंडियन जो सॉइल है उनमें नाइट्रोजन पोटास की तो कमी ही पाई जाती है। ठीक है, तो बिना सोचे ही ये बात कर लेंगे, ये रॉन्ग है। ठीक है, समझ जाएंगे कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ, ये भी गलत है, यहाँ पे नहीं हुआ इसका विकास। ठीक है, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 और 4 सही है। ठीक है, 1 और 4 सही कहाँ पे होंगे, सी, 1 और 4। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका क्या निकल गया, सी 1 और 4। ठीक है, लेटराइट मिट्टियां जो होती है लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ये मिट्टियां सामान्यतः लोहे तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की इसमें भी कमी पाई जाती है। और ये बताएं कि इनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, इनका कहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में इनका विकास पाया जाता है, ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इनका सबसे ज्यादा विकास कहाँ पाया जाता है, केरल में है, महाराष्ट्र में है एवं मेघालय में भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं जो, ठीक है, इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, केरल है, महाराष्ट्र है और मेघालय, इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये कम उर्वरता वाली होती है, अनफर्टाइल सॉइल होती है, इनको फर्टाइल उर्वरक की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, अगर इनमें फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाए तो इनमें खेती की जा सकती है। ठीक है, इनमें खेती की जा सकती है, इनमें क्या क्या, कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की खेती की जाती है। क्या, फर्टिलाइजर्स का यानी उर्वरक का उपयोग करके। ठीक है, उर्वरकों का उपयोग करके इनमें खेती की जा सकती है। ठीक है, वैसे अनफर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप यानी कि सॉइल का प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, अनफर्टाइल होता जा रहा है, बताइए कौन सा ऐसा है मृदा का प्रारूप है जो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण, लोहा का अंश पड़ने यानी लोहांश अधिक पाए जाने के कारण, ठीक है, अनुर्वर होता जा रहा है, यानी कि अनफर्टाइल होता जा रहा है। ऑप्शन ए मरुस्थलीय बालू है, ऑप्शन बी जलोढ़ है, ठीक है, ऑप्शन सी पेडजॉल है, ऑप्शन डी लेटराइट सॉइल है। ठीक है, कौन सा है बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, डी लेटराइट सॉइल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, लेटराइट सॉइल। ठीक है, इसे ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा इतनी अधिक पाई जाती है, बिकॉज यहाँ लीचिंग होती है। ये सब बता दिए हैं कि क्यों ऐसे ये इतनी कठोर, इतना लोहा क्यों इसमें पाया जाता है, ये सारा
पढ़ा दिए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके तीनों पार्ट देख लीजिएगा, आपको समझ में स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको बोर हो रहा हो तो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो कोई चाहता नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, उसकी तो पढ़ना, कंसेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, लेटराइट इन्हें ब्रिक सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि लीचिंग के कारण और जो मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह होते हैं, मेटल्स वगैरह होते हैं, वो लीचिंग से घुल के निकल जाते हैं। एक लोहे की अतिरिक्तता इसलिए पाई जाती है बहुत ज्यादा, और इसलिए अनउर्वर है, क्योंकि अनफर्टाइल सॉइल है ये। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें लोहे की अधिकांश यानी बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। ठीक है, कौन सी सॉइल होगी, वो लेटराइट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे सामने ये, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। ठीक है, कितने बार पूछा गया है, पूछो ही मत। ठीक है, बहुत बार है, मेनी टाइम्स। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। कौन सा वर्ग है जो सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में फैला हुआ है, सबसे ज्यादा मात्रा में विस्तार जिसका पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल कहते हैं। याद रखिएगा, बताया भी था मैंने कि कछारी मिट्टी को ही एलुवियल सॉइल, क्योंकि अगर कछारी मिट्टी दे दी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन है, कहीं आप काली मिट्टी लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी होगी, सबसे ज्यादा वर्ग जो विस्तार फैला हुआ है भारत में, जिस मिट्टी का सबसे विस्तृत क्षेत्र में जो पाई जाएगी, वो कछारी मिट्टी होगी यानी एलुवियल सॉइल होगी, यानी जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है, कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी होगी, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी इसी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण मिट्टी है, आपको पता है। ठीक है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मृदा है ये। ठीक है, बहुत उपजाऊ, ये फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, और यह मृदा पंजाब असम ठीक है, और असम के विशाल मैदान के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। ठीक है, यह क्या है, यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदान, सॉरी एक बार दोबारा से बोल देते हैं, यह मिट्टी पंजाब से लेके असम तक के विशाल मैदान भाग में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑब्वियस है जलोढ़ मिट्टी होगी वो नदी घाटियों में ही पाई जाएगी। ठीक है, ये रखने की याद नहीं है। ठीक है, जितनी भी जलोढ़ मिट्टियां हैं वो नदी घाटियों में ही पाई जाएंगी। ठीक है, और हिली रीजन जो होंगे उनमें पाई जाएंगी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टियां। ठीक है, यह मिट्टी क्या है, मुख्यतः हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित की गई, ये आपको बता दिया था मैंने। ठीक है, तो कौन सी होगी, कछारी मिट्टी। इसी को बोलते हैं क्या, कछारी मिट्टी, इसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसका क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने ये रहा, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अभी बता दिया कछारी मिट्टी किसे बोलते हैं, एलुवियल सॉइल होती है यानी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, अब ये हम नहीं बताएंगे किसे क्या कहते हैं, वो हम बता चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती, ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी खोंडोलाइट। क्या कहलाती है बताइए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाएगी, बांगर कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, बांगर। पुरानी अगर कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, उसे बांगर कहेंगे, और अगर नई कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, तो उन्हें खादर कहेंगे। ठीक है, नई है तो खादर और पुरानी है तो बांगर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी हो गया इसका, ऑप्शन ए बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर, ठीक है, तथा इसे नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यहाँ पे जैसे जहाँ पे लगातार बाढ़ का पानी पहुंचता है, नई मिट्टी जहां बनती है उसे खादर, और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि ऊंचाई पर स्थित होती है उन्हें बांगर कहते हैं। ठीक है, और इन मिट्टियों का रंग कैसा होता है, पीला, रक्ताभ भूरा, यानी कि कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, पेल रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कर देती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी शोरगम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मटर। सारे सॉइल चैप्टर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी में सारे इंडियन ज्योग्राफी से
सारे किससे चैप्टर से लिए गए हैं? मृदा जो चैप्टर है सॉइल से, उससे लिए गए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती? कौन सी वो फसल होगी? मटर होगी वो। ठीक है, मटर होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्या कौन सी होगी? मटर। अच्छा बताएं, दलहनी जो फसलें होती हैं, ठीक है, दलहनी फसलें जिनसे दाल बनती है, इसे दलहनी फसलें बोलते हैं। ठीक है, और अगर तिलहन बोलते हैं तेल बनता है उनसे। ठीक है, दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती हैं। ठीक है, क्या होती है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उनको स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी फसलें होती है? दलहनी फसलें होती हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी? अगर इससे पूछा जाए, अल्फा अल्फा भी इसमें आती है। अल्फा अल्फा का जो घास सुनी होगी ये भी आती है। ड्राई बीन्स भी होती है, मटर होती है, सोयाबीन होती है, उड़द होती है। ये सारी फसलें होती हैं जो क्या होती हैं? ठीक है, मृदा का नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रेट में परिवर्तित करती है। ठीक है, स्थिरीकरण करती है, नाइट्रेटीकरण। कौन सा हो गया? कौन सा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? मटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बताएंगे नहीं क्योंकि इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं, इसका क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम का बाहुल्य होना, ऑप्शन बी संचित ह्यूमस है, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है, ऑप्शन डी फॉस्फेटों का बाहुल्य। ठीक है, क्या होगा बताइए? अगर लाल रंग है तो किसके कारण है? ठीक है, अभी जस्ट बताया था। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट बताया था पहले। किसके कारण है? फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसीलिए उसमें क्या विद्यमान होता है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, रेड कलर इसी कारण आता है। क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा होगा? फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, कौन सी मिट्टी की बात हो रही थी? लाल मिट्टी की बात हो रही थी। और लाल मिट्टी में कलर किसके कारण आता है? रेड कलर फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण या अधिकता के कारण। ठीक है, इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अगर ये जलयोजित है तो ये पीली दिखाई देगी। अगर जल की मात्रा अधिक है तो ये पीली दिखाई देगी। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ठीक है, और लाल रंग किसके होता है? फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 20 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। ठीक है, भारतीय मृदा में, इंडियन सॉइल में जिस सूक्ष्म तत्व की एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। ठीक है, माइक्रो जो एलिमेंट्स उसकी सर्वाधिक कमी है। ठीक, वह कौन सा है? ठीक है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए तांबा है, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी जस्ता। एक बार और पढ़ लेते हैं। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीज और ऑप्शन डी जस्ता। कौन सा है? इंडियन सॉइल में सबसे ज्यादा सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है, वो कौन सा होगा? जस्ता की। किसकी? जस्ता की। सबसे ज्यादा सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाएगी वो है जस्ता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे कम क्या? जस्ता पाया जाएगा, इसकी कमी है। ठीक है, इंडियन सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कथन, ये भी एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कारण है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र, रीजन है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, वनाच्छादित है। ठीक है, कूट दिया गया है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए क्या होगा? हिमालय की जो मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? ठीक है, और आर कारण पूछा गया है, कारण बताया गया है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, कारण इसका बिल्कुल सही, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में कहाँ से पाया जाएगा? क्योंकि जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां ह्यूमस बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां ह्यूमस बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ही काम कर पाते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया वो काम कर पाते हैं जब हाई टेम्परेचर होगा। तो हिमालय में तो क्या है? टेम्परेचर तो माइनस पे चला जाता है, तो वहां पे ह्यूमस पाया ही नहीं जाएगा।
ठीक है, तो क्या होगा, कथन होगा वो गलत होगा। ठीक है, कथन क्या होगा, गलत होगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है पर ये आर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे जब पिछले हुआ था, एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें ये पूछा गया था आर में, बहुत ज्यादा असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत थे, कथन कारण के क्वेश्चन बहुत थे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा आप कर लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहा होगा, सिर्फ रटने पे होंगे, तो फिर आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके नहीं बन पाएंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो गया इसका, आंसर क्या हो गया, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया डी, डी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आपके सामने ये रहा। ये सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है, यानी कि पीएच मान कितना होना चाहिए अगर फसल को ग्रो कराना है, यानी कि फसल ग्रो करानी है, क्रॉप्स ग्रो करानी है, तो पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 से 7 है और ऑप्शन डी 9 से 10। बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बताइए सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है या कितना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, सी 6 से 7। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, सी 6 से 7, ऑप्शन सी हो गया 6 से 7। अच्छा, मिट्टी का पीएच मान कम होना, मिट्टी की अम्लीयता, एसिडिक नेचर। ठीक है, तथा पीएच मान अधिक होना, मिट्टी की क्षारीयता यानी कि बेसिक नेचर। अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय मिट्टी जो होती हैं उनमें सामान्य फसलें ग्रो कर ही नहीं पाती, अगर जो ज्यादा अम्लीय हो जाएंगी या फिर ज्यादा क्षारीय हो जाएंगी। ठीक है, सामान्य फसलें उगाने के लिए जो पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर 6 से नीचे हो गया तो ये एसिडिक हो गई सॉइल। ठीक है, ये क्या हो गई, अम्लीय सॉइल हो गई। अगर 7 से ऊपर हो गया तो ये क्षारीय सॉइल हो गई। ठीक है, तो 6 से 7 बीच ये 6 से 7 के मध्य अगर रहेगी तो यहाँ फसलें यानी क्रॉप्स पैदावार अच्छी होगी, और उसके अगर ऊपर ये रहेगा अम्लीय ज्यादा रहेगी, पीएच मान 6 से अगर नीचे रहेगा तो अम्लीय और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय, तो ये फसलें क्या ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, यह एक फसलों को ग्रो करने के लिए 6 से 7 के बीच इसका पीएच मान होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने रहा। यह मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन, ठीक है, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी का। ठीक है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ठीक है, क्या है समाधान, ऑप्शन ए शुष्क कृषि विधि, क्या इसमें शुष्क कृषि की जाए। ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन सी वृक्षारोपण। ठीक है, ऑप्शन डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना। ठीक है, ये बताया था हमने समोच्च रेखा विधि, उसका क्या यूज होता है ये हमने पढ़ा दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका, खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। ठीक है, खेतों में अगर मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान करना है, ठीक है, तो कहाँ पे खेतों में जिप्सम का उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा राजस्थान के इलाकों में देखा होगा, इंद्रनगर है, इंद्रनगर कैनाल। ठीक है, वहां के आसपास के जो एरिया है वो इसी किससे, इससे सैलिनिटी और एल्कलिनिटी से प्रभावित है। ठीक है, वहां की मिट्टी में क्या है, खारापन है, क्षारीयता, इनकी समस्या से वो जूझ रही है वहां। ठीक है, तो वहां के खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है पैदावार लेने के लिए। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, जिसे साइंस में बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगर साथ ही चूने की लीचिंग के लिए, अगर चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है। ठीक है, चूने का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मोस्टली जिप्सम। ठीक है, और जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जिप्सम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, इसका क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है सॉरी भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लवणीय मृदा यानी सैलाइन सॉइल कहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है, कहाँ पे, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। क्या होगा, ऑप्शन सी गुजरात में। ये आपको पता होगा कच्छ का रण।
ठीक है। नमक का रेगिस्तान भी उसे बोलते हैं, कच्छ के रण को। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा कौन सा सॉल्ट अफेक्टेड एरिया है, पूरा गुजरात का ये सॉल्ट अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, सैलाइन या एल्कलाइन यहाँ पे क्या मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सा है? कच्छ का रण। और ये सबसे ज्यादा रीजन किसका रहेगा? गुजरात का। ठीक है, क्या होगा? भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? निम्न ठीक है, क्योंकि आज सॉइल चैप्टर से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आप देख लीजिएगा। आप कर पा रहे हैं नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप कर ले जाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो रिवाइज कर लीजिए, फिर कर लेंगे। ठीक है, फिर पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिएगा आपको कितना एनहांस होता है, कितना इंप्रूवमेंट मिलता है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए अम्लीय है, ऑप्शन बी क्षारीय है, ऑप्शन सी जलोढ़ या कछारी मिट्टी है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये सब बोलते हैं इनको। ठीक है, और डी रेगड़ सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ठीक है, कौन सी है? अम्लीय मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी होगी? एसिडिक जो मिट्टी, सलाइन जो सॉइल होती है वो होगी अम्लीय मिट्टी। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चाय बागानों यानी मिट्टी प्लांट्स के लिए अम्लीय और अच्छे जल की निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपने देखा होगा चाय की जहां खेती की जाती है वो ढलानों पे की जाती है हमेशा। ठीक है, जो सीधे ढलान होते हैं वहां पे चाय की खेती की जाती है, क्योंकि वहां के पौधों में कभी भी पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वहां पौधों में पानी रुक गया तो पौधे जल्दी से सड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा चाय की खेती क्या की जाती है? ढलानों पे की जाती है। इसलिए वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए और जल निकासी की अच्छी से सुविधा होनी चाहिए। ठीक, वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन? ठीक है, पूरे क्वेश्चन हो गए। अब आ गए हम इरोजन पे। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ठीक है, प्रभावित, एक मिनट, ये प्रभावित लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए मालवा पठार, मालवा प्लेटू क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र, सी आंध्र तटीय क्षेत्र और डी चंबल घाटी क्षेत्र। ये तो आप पढ़ते ही समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार क्षेत्र है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी आंध्र तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चंबल घाटी क्षेत्र। कौन सा होगा आंसर? क्या होगा? डी चंबल घाटी क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज्यादा अपर्दन कहां पे होता है? चंबल नदी के द्वारा। ठीक है, चंबल घाटी क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मृदा अपर्दन कौन कौन से क्षेत्र होंगे? चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र होगा। पहला तो कौन सा? चंबल घाटी क्षेत्र, जैसा कि इसमें बताया गया है, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें। पहला कौन है? चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर आएगा पश्चिमी हिमालय का गिरपदी क्षेत्र यानी शिवालिक पहाड़ियों के पास का जो क्षेत्र वो हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आएगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित। फोर्थ नंबर पे आएगा ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र हो जाएगा, जो मालवा पठार का क्षेत्र है। ठीक है, और 5वां होगा महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा। और 6 नंबर पे आ जाएगा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन से प्रभावित है। लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे पूछा गया इसमें सर्वाधिक कौन सा होगा? चंबल घाटी क्षेत्र होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने रहा यह है। चंबल घाटी के खोहे खड्डों के निर्माण चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन? ये आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, उस तरह से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आईएएस प्री का क्वेश्चन है। चंबल घाटी के खोह मतलब खोह खड्डों, खोह को क्या बोलते हैं? अच्छा, ठीक है, जो गहरे, ठीक है, गहरी नाली की तरह से होते हैं। ठीक है, जिसको अब नालका बोलते हैं, ड्रिल नहीं, सॉरी, गली अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, चंबल घाटी के खोए खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? ठीक है, किस प्रारूप का अपर्दन, किस कारण ये खड्डे बनते हैं, घाटियां, अच्छा, खोए में से घाटियां, किस कारण से ये गड्ढे और घाटियां के रूप का निर्माण होता है? कौन सा वह अपर्दन होगा? ये पूछा गया आपके। ठीक है, अब एक बार और पढ़ लीजिए। चंबल घाटी के जो खोए खड्डों के निर्माण का, जिस तरह से लैंग्वेज पूछी गई हम वही लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चंबल घाटी के खोए खड्डों के निर्माण का कारण
निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? कौन से प्रारूप का अपर्दन होगा? ए है अस्पाल अपर्दन। अस्पाल अपर्दन को ही बोलते हैं रेन ड्रॉप एंड स्प्लैश इरोजन, ठीक है, रेन ड्रॉप्स एंड स्प्लैश इरोजन। बी है चारदी अपर्दन। चादरी अपर्दन, चादरी अपर्दन को बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है। क्षुद्र सरिता अपर्दन को बोलते हैं रिल क्षुद्र सरिता अपर्दन को बोलते हैं रिल इरोजन। और डी है अविनालिका अपर्दन, जिसको बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। बताइए कौन सा है, कौन सा होगा? चंबल घाटी खोय कटुंग निर्माण का निम्न में से किस प्रारूप का अपर्दन होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अविनालिका अपर्दन यानी गली इरोजन। सबसे ज्यादा खतरनाक इरोजन है, सबसे ज्यादा हार्मफुल वाला इरोजन अविनालिका अपर्दन, ठीक है। ठीक है, चंबल घाटी जो क्षेत्र रीजन होगा वहां अविनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। गली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा? चंबल घाटी क्षेत्र, ठीक है, जिसमें बीहड़ बनते हैं, यानी लंबी लंबी घाटियां, लंबी लंबी गली सी पाई जाती हैं, जिन्हें बीहड़ बोलते हैं यानी बैडलैंड बोलते हैं, बैडलैंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने रहा यह है, निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम को पहचानिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आईएएस में भी आया है और पीसीएस में भी आया है और आरएएस में भी क्वेश्चन आया है, यानी यहाँ तक कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए अस्पाल अपर्दन, परत अपर्दन, रिल अपर्दन, अविनालिका अपर्दन। ऑप्शन बी होगा परत अपर्दन, अस्पाल अपर्दन, अविनालिका अपर्दन, रिल अपर्दन। ऑप्शन सी होगा रिल अपर्दन, अविनालिका अपर्दन, परत अपर्दन, अस्पाल अपर्दन। ऑप्शन डी होगा अविनालिका अपर्दन, रिल अपर्दन, परत अपर्दन, अस्पाल अपर्दन। पहले आपको बता दें अस्पाल अपर्दन किसे बोलते हैं? रेनड्रॉप्स इरोजन एंड स्प्लैश इरोजन। परत अपर्दन शीट इरोजन, रिल अपर्दन तो रिल अपर्दन, अविनालिका अपर्दन गली इरोजन, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऐसे प्रोसेस, मतलब उसको प्रोसेस में लगाना है कि सबसे कम से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होगा, सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन कौन करेगा, ठीक है, इरोजन सबसे ज्यादा कौन करेगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ए आंसर हो गया। पहले सबसे पहले आएगा अस्पाल अपर्दन, जो रेन ड्रॉप से यानी कि बारिश की बूंदों से अपर्दन होता है, पहले उसे बोलते हैं अस्पाल अपर्दन। परत अपर्दन जब शीट की शीट अपर्दित हो जाती है, परत अपर्दन। रेल अपर्दन होती है, छोटी छोटी नालियां बनती है, तब। अविनालिका अपर्दन जब बड़ी नाली, वही रेल जो होती है उन्हीं का क्या होता है, बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिन्हें बीहड़ भी बोलते हैं, इन्हें अविनालिका अपर्दन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका प्रोसेस, क्या हो जाएगी, इसका क्रम क्या हो जाएगा? पहले आएगा अस्पाल अपर्दन, स्प्लैश इरोजन, परत अपर्दन, शीट इरोजन, रिल अपर्दन, रिल इरोजन, अविनालिका अपर्दन यानी कि गली इरोजन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 20 क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मृदा अपर्दन रोका जा सकता है, ठीक है, मृदा अपर्दन रोका जा सकता है। कैसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है, कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग द्वारा रोक सकते हैं, वनों के उन्मूलन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी वनरोपण द्वारा। ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके, ठीक है। मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है, ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, बी वनों के उन्मूलन द्वारा, सी वनरोपण द्वारा और डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके। बताइए किसमें मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है? तो क्या हो गया? ऑप्शन सी वनरोपण द्वारा, ठीक है। क्या होगा? वनों को लगाएंगे, ठीक है, पौधों को लगाएंगे, वनों की संख्या में वृद्धि करेंगे, वनों का रोपण करें, रोपण में रोपना या लगाना, वनों का उन्मूलन यानी वनों का नाश करना। याद रखना कई वनोन्मूलन वनरोपण में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले छात्र, ठीक है। तो फिर क्या हो गया? वनरोपण यानी कि वनों को लगाना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है? वृक्षारोपण करेंगे, सर्वाधिक सशक्त उपाय है ये, ठीक है, सर्वाधिक जल्दी से किया जा सकता है वृक्षारोपण करके, ठीक है। सोपान खेती बताया था मैं, समुद्र रेखी के कृषि करते हैं, ये हमने बताया था आपको, अच्छी तरह से समझाया था डायग्राम बना के किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है? अतिचारण है, इसे रोकना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा मृदा अपर्दन होता है। स्थानांतरित कृषि भी रोकना चाहिए, इससे भी ज्यादा मृदा अपर्दन होता है, ठीक है। और मेड़बंदी करके भी मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है, ठीक है। किसको रोकना है? अतिचारण से तो मृदा अपर्दन होता है, ठीक है, वनोन्मूलन से मृदा अपर्दन होता है, ठीक है। लेकिन क्या मेड़बंदी करेंगे तो क्या इससे मेड़बंदी से मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हमने इसमें लिए थे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आप किस तरह से क्वेश्चन कर पा रहे हैं और पढ़ने से आपको क्या फायदा हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आज हो गए हमारे पूरे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट आप बताइए कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग टॉपिक लूंगी, क्योंकि अब मुझे
और भी पढ़ाना होता है और भी क्लास लेनी होती है, ठीक है। तो टाइम नहीं है मेरे पास। आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब क्योंकि अल्टरनेट क्लास लेते हैं तो परसों क्लास लेके आएंगे, ठीक है। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बताइए कि आपको किस तरह से समझ में आई, और आज ये जरूर बताइएगा कि आपने आज कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। अगर 20 में से अगर आप 18 करते हैं तो एक्सीलेंट है, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 20 में से 20 करते तो उसकी तो बात ही क्या है, ठीक है। और अगर 20 में से 15 करते फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उसके नीचे जा रहा है तो आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। एक बार रिवीजन करने की आपको जरूरत है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर करिए आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जरूर आप क्लियर कीजिए, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।